अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले हम लोग जो है वो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स एरे और लिंक लिस्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और लिंक लिस्ट की हमने 3 तरह की लिंक लिस्ट जो है वो डिस्कस की है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है? वी हैव लुक्ड एट 4 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी ये कहा कि हमने 4 जो है वो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हम देख चुके हैं लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स की, कि हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को किस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हमने लिस्ट्स को अरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया, सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, डबल लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया और सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का मतलब ये है कि आप उसमें इंटरफेस पे काम। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हम इनमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि हम इन डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमें काम काम हो रहा है, इससे गर्ज होती है, हमें इंटरफेस से गर्ज होती है। इसके पीछे हमें इससे गर्ज नहीं होती कि हम ये काम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं द इंटरफेस टू द लिस्ट स्टे द सेम, दैट इज ऐड गेट नेक्स्ट स्टार्ट रिमूव। अब जो मैंने ये बात की कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है और हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को इन डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू, डिफरेंट लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अरे भी आपका डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट भी आपका डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिंक लिस्ट को हमने यूजिंग अरे भी इम्प्लीमेंट करके देखा है और फिर एरे की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने उनको भी देखा है। अब हम कहते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है हमारे पास, इसमें इंटरफेस इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इंटरफेस है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की वो सेम रहेगी। अब लिस्ट में क्या है, आपके कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, ऐड गेट नेक्स्ट स्टार्ट एंड रिमूव। अगर हम देखें तो अरे में भी हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, इस तरह सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट या सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंपल लिंक लिस्ट भी हम कहें तो इनमें ये सारे के सारे मेथड्स इन तीनों चारों जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास काम हमें सेम परफॉर्म करके देते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, डाटा नेक्स्ट पे भी मूव कर सकते हैं, स्टार्ट भी देख सकते हैं कि स्टार्ट आपकी लिस्ट कहाँ से हो रही है, और एलिमेंट को लिस्ट में से रिमूव भी करना हो तो हम ये 4-5 फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब यूज़र इंटरफेस इंटरेक्ट कर रहा है, अगर हम पीछे मेथड में या इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज करते हैं तो यूज़र उससे अफेक्ट नहीं होता। ये यूज़र को उसका ये पता नहीं होता कि ये यूजिंग एरे हो रहा है, यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट है, यूजिंग डबल लिंक लिस्ट है या सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू है। तो इसमें हम अगर बात करें तो हम जब कहते हैं कि हम सीपीपी फाइल बनाते हैं और हेडर फाइल बनाते हैं, तो हेडर फाइल में हम सिर्फ अपने जो फंक्शंस हैं उनके नाम दे देते हैं, उनकी डिक्लेरेशन कर देते हैं। ठीक है, उनको डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जो उनकी डिटेल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम उनकी सीपीपी फाइल में देते हैं। तो आपका जो यूज़र होता है उसको ये पता होता है कि ऐड करना है, गेट करना है, नेक्स्ट करना है, स्टार्ट करना है या कोई एलिमेंट रिमूव करना है, लेकिन उसको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि ये किन मेथड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। So, but list is thus an abstract data type. We use it without being concerned with how it is implemented. जो बात मैंने पहले की कि लिस्ट जो है वो हमारी एक abstract data type है जिसमें हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि ये इम्प्लीमेंट किस तरह से हुई है। उसके बाद what we care about is the methods that are available for use with the list abstract data type. इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फोकस वाली बात है उसमें ये है कि हम मेथड्स को देखते हैं जो हमें लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप यूज़ करने के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे ऐड, रिमूव, नेक्स्ट। ठीक है, वी विल फॉलो दिस थीम व्हेन वी डेवलप अदर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब यही जो सेम रिजीम है, यही जो सेम थीम है, हम अगर कोई और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हमने बनानी है तो हम उसमें फॉलो करेंगे कि हम उसमें सिर्फ मेथड्स देखेंगे। हमें हमारा कंसर्न मेथड से होगा कि इसमें कौन कौन से मेथड्स हमें जो है वो अवेलेबल हैं। We will publish the interface and keep the freedom to change the implementation of abstract data type without affecting user of the abstract data type.
अब इसमें क्या है कि हम लोग जब इंटरफेस को पब्लिश करते हैं, ठीक है, इंटरफेस आपके सामने आ जाती है, तो इसमें हमें ये फ्रीडम मिलता है कि हम अगर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो यूज़र्स होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं और इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम बात करें, हम कहते हैं जी लिंक लिस्ट है, ठीक है, और एरेज हैं, ठीक है। आपके पास अगर इंटरफेस की आप बात करें, तो लिस्ट की, सिंपल लिस्ट की अगर आप बात करें, तो एरेज जो है वो हमारे पास एक लिस्ट ही है, लीनियर लिस्ट है, ठीक है। अब आप एरेज को पीछे आप लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो आप में इसमें आप लिस्ट लिंक कर देंगे, ठीक है, और आपकी नेक्स्ट की नोट्स आ जाएंगी। आपके पास अगर आप उसमें पीछे मेथड्स में कुछ चेंज ला रहे हैं, तो आपका इंटरफेस तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। या अगर आप अरे की बात करें और स्टैक को इम्प्लीमेंट करने की बात करें, ठीक है, तो अरे जो है, अरे और स्टैक जो है वो सेम है। अरे सिर्फ लीनियर फॉर्म में है और स्टैक जो है वो आपको वर्टिकल फॉर्म में शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर आप स्टैक इम्प्लीमेंट करें यूजिंग अरे, तो उसमें क्या है, उसमें आपके इंटरफेस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टैक तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, उसमें एलिमेंट्स तो वैसे ही पॉप होंगे या पुश होंगे, कि आपको जो टॉप एलिमेंट होगा वो पहले पॉप होगा, आपके मेथड्स उसी तरह परफॉर्म कर रहे होंगे जैसे आप उनसे जो फंक्शन चाहते हैं, ठीक है। आप पीछे डाटा स्ट्रक्चर कोई भी यूज़ कर लें, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोई भी टेक्निक लगा लें, रे लगा रहे हैं जैसे भी, लेकिन मेथड तो वही सेम सेम यूज़ हो रहे होंगे ना, फंक्शन तो वही परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि आप बेशक डाटा स्ट्रक्चर चेंज करें, लेकिन उसमें जो बेसिक फंक्शंस हैं वही वो इन्वॉल्व है, ऐड रिमूव वाला। तो अगर आपके क्लाइंट, आपके यूज़र ने कोई चीज़ ऐड करनी है, तो उसे वो ये फंक्शन ऐड के थ्रू यूज़ कर लेगा। रिमूव करना है तो वही फंक्शन आपका रिमूव वाला कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंटरफेस में कोई चेंज नहीं आता। द सी प्लस प्लस क्लासेस प्रोवाइड अस द एबिलिटी टू क्रिएट सच एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। अब अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, तो हमारे पास जो सी प्लस प्लस की क्लासेस हम बनाते हैं, वो हमारे पास उसमें ये एबिलिटी है कि वो हमें ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्रिएट करना जो है वो क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लासेस में हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कैसे करते हैं, जो हेडर फाइल हम बना लेते हैं उसमें हम सारे फंक्शंस बना देते हैं, ठीक है, वो आपका एक इंटरफेस बन जाता है। लेकिन जब आप सीपीपी फाइल और इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, तो वो आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन या फंक्शनिंग हो जाती है कि आपका आपका फंक्शन काम कैसे करेगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हमें कंसर्न ये नहीं होता कि किस तरह से का हाउ का कंसर्न नहीं होता, फंक्शन क्या है उससे कंसर्न होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैक्स क्या है? स्टैक इन रियल लाइफ, स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स। अगर हम स्टैक्स को देखें, जो कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, रियल लाइफ में क्या है, हमारे पास मल्टीपल स्टैक होते हैं। स्टैक ऑफ बुक्स का मतलब बुक्स आपने मल्टीपल बुक्स ऊपर नीचे रखी हुई हैं, प्लेट्स मल्टीपल आपने ऊपर नीचे रखी हुई हैं। ऐड न्यू आइटम्स एट द टॉप, रिमूव एन आइटम एट द टॉप, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू रियल लाइफ, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन ए लीनियर ऑर्डर कैन ओनली एक्सेस एलिमेंट एट द टॉप। अब स्टैक आपका जो डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये वन वन एंड से ओपन होता है, ठीक है। स्टैक जो है वो आपका सिंगल एंड से ओपन होता है, सिर्फ आप टॉप से ही एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और टॉप से ही एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ऐड न्यू आइटम एट टॉप, सिर्फ आप टॉप पे ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, टॉप से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, टॉप से ही एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। अगर देखें तो स्टैट डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आपके रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसमें क्या है, एलिमेंट्स जो भी अरेंज होते हैं वो एक लीनियर ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, और आप एलिमेंट को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप उसको टॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जी स्टैक में हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? पुश एक्स, पॉप, टॉप। पुश एक्स क्या है? ये कहते हैं जी इंसर्ट एक्स एट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। आपके यहाँ क्या करना है, कोई एक्स वाई जी एलिमेंट है 9 10 11, आप उसको क्या कहेंगे, आप इसको स्टैक के टॉप पे डाल दें। पॉप क्या है? रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न इट। आपने क्या किया जी, आपने कोई एलिमेंट स्टैक से बाहर निकालना है तो आप पॉप कर लेंगे, जो भी एलिमेंट स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा वो आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टॉप फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। टॉप फंक्शन आपका सिर्फ ये बताता है कि आपके स्टैक पे इस टाइम
अपर मोस्ट एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, ये सबसे ऊपर स्टैक पे एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, स्टैक वर्किंग कैसे करता है ये आगे हम डायग्राम में देखते हैं। अब हमारे पास ये स्टैक है, मैंने पहले भी कहा स्टैक हमारे पास वन एंड ओपन होता है, ठीक है। अब हमारा जो पुश का फंक्शन है, हमने एक्स जो पास किया, हमने कहा जी पुश कर दें टू स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर वैल्यू 2 यहाँ से ऊपर से पुश हो गई। अब टॉप जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है कि इस टाइम स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट है और वही टॉप एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आई, उसने कहा जी पुश 5, आप 5 स्टैक के अंदर डाल दें। आप क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट जो है वो आपका कौन सा बन जाएगा, आपका पॉइंटर, टॉप का पॉइंटर एक इंक्रीमेंट के साथ ऊपर फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। ठीक है, आपने पुश कर दिया 5, अब टॉप एलिमेंट आपका 5 बन गया, तो टॉप आपका 5 की तरफ पॉइंट करेगा। नेक्स्ट पुश 7, तो आप क्या करेंगे, आप 7 स्टैक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आप क्योंकि आप टॉप से एलिमेंट डाल रहे हैं तो 5 के बाद टॉप लोकेशन पे आपका 7 आ जाएगा, तो टॉप जो है वो आपका 7 बन जाएगा। उसके बाद कहता है पुश 1, अब क्या करना है, आपने एलिमेंट 1 पुश कर दिया और आप टॉप पे ही बताएंगे कि अच्छा टॉप पे आपका 1 पड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं जी हमने कोई एलिमेंट 1 जो है वो हमने पॉप करवाना है, तो आपने पॉप का फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ से आपने जो फर्स्ट एलिमेंट टॉप पे स्टैक के पड़ा था आपने वो पॉप कर लिया, तो 1 हमने बाहर निकाल लिया स्टैक से। अब जो आपका टॉप है, पहले पुश के केस में इंक्रीमेंट हो रहा था, अब आपका टॉप डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, कि जाहिर है कि वो एक एक लोकेशन नीचे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे एलिमेंट्स कम होते जाएंगे तो टॉप भी आपका डिक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद पुश 21, ठीक है। फिर हमने कहा जी हमने एक और एलिमेंट स्टैक के अंदर डाला, तो आपने टॉप पे एक और एलिमेंट डाल दिया, अब टॉप जो है वो फिर एक इंक्रीमेंट हो गया और 21 को पॉइंट करना शुरू हो गया। फिर हमने कहा जी आप पॉप कर दें 21, अब हमने क्या किया 21 हमने स्टैक से बाहर निकाले, तो अब आपका टॉप जो बन जाएगा वो आपका 7 बन जाएगा। इसी तरह हमने कहा पॉप कर दो 7, अब जो टॉप वाला एलिमेंट है वही पॉप होगा, ठीक है। तो आपका पॉइंट एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और 5 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट हमने पॉप क्या करना है 5, तो आपका जो टॉप एलिमेंट है वही पॉप होगा, तो हमने 5 पॉप कर लिया। अब आपके स्टैक के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो कि 2 है और टॉप भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा। तो स्टैक ऑपरेशन जब हम पुश या पॉप करते हैं तो आपके स्टैक ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म होते हैं। टॉप जो है उसको हम पीक फंक्शन भी बाजुकात कहते हैं। पीक फंक्शन क्या है कि जो वैल्यू पीक पे पड़ी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टॉप जैसे बता रहा है, सिर्फ ये आपका बताता है कि टॉप एलिमेंट ये पड़ा हुआ है, ठीक है बस। अच्छा, उसके बाद हमने कहा जी स्टैक ऑपरेशन क्या है, द लास्ट एलिमेंट टू गो इनटू द स्टैक इज द फर्स्ट टू कम आउट। जो भी एंड में एलिमेंट स्टैक के अंदर जाएगा वो पहले स्टैक से बाहर आएगा, मतलब स्टैक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट है। जो एलिमेंट लास्ट में स्टैक के अंदर जाएगा वो पहले स्टैक से बाहर आएगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ वी कॉल पॉप एंड देयर इज नो एलिमेंट। अब उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जब हमारे पास टैग में कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ और आपने पॉप कॉल कर लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टैग जो है वो एम्प्टी है और हम जो है वो हमें पॉप कॉल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू, आप जब अगर टॉप की वैल्यू -1 दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके टैग के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हम पॉप भी वैल्यू तब करें कि आपका स्टैक, हम उसमें ये चेक लगाएंगे कि आपका स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक वो वैल्यू पॉप करता रहेगा, ठीक है। और पुश के केस में भी हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कहीं आपका स्टैक फुल तो नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर हम जहाँ पे सिर्फ हम स्पेसिफिक पॉप डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम उसको कहते हैं कि हम पॉप के लिए चेक करेंगे कि हम एक ऐसा फंक्शन बना लेंगे कि जो इज एम्प्टी चेक करेगा कि कहीं स्टैक आपका एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो वो पॉप मजीद नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तो वो आपका
ट्रू रिटर्न इफ इज एम्प्टी बुलियन फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप पॉप कर सकते हैं, और ये बुलियन फंक्शन जो है वो हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर हमने जब भी पॉप कॉल करना है तो उसमें हम ये देखते हैं कि पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तब भी ऑब्वियस है कि वैल्यू हम पॉप कर सकते हैं, अदरवाइज हम पॉप नहीं कर सकते। थ्रो स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शन एडवांस सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट। अगर हम एडवांस सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट चेक करें तो हम उसमें एक्सेप्शन थ्रो भी करा सकते हैं स्टैक एम्प्टी की। ठीक है, कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, तो हम अगर एडवांस सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम उसके थ्रू ये भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग एरे तो क्या होगा। वर्स्ट केस फॉर हम इस पे जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं कि वर्स्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में क्या होगा। वर्स्ट केस फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम एन एरे व्हेन इंसर्ट एंड डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग शिफ्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट। अब सबसे वर्स्ट केस जिसमें हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें क्या होगा कि अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरेज, तो उसमें क्या होगा, जब भी हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या अरे से डिलीट करना है तो हम अगर एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करेंगे स्टार्ट से तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ट केस फॉर इंसर्ट एंड डिलीट इज एट द एंड ऑफ द अरे, नो नीड टू शिफ्ट एनी एलिमेंट। बेस्ट केस कब होगा, जब हम स्टैक को अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें क्या है कि हम अरे के अंदर हर एलिमेंट अगर कोई इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे। अगर हमने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो हम अरे के एंड में इंसर्ट करेंगे, और डिलीट भी करना है तो अरे के आखिर से ही हम एलिमेंट डिलीट करेंगे। इम्प्लीमेंट पुश एंड पॉप बाय इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एट द एंड ऑफ एन अरे। हमने एडीडी की बात की थी और हमने कहा स्टैक को हम मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर को मल्टीपल टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में उसको कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि उसमें वही फंक्शंस हम कॉमन फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम पुश और पॉप इम्प्लीमेंट करें और हम उसमें इंसर्शन करनी है और डिलीशन करनी है तो हम क्या करेंगे, हम अरे के आखिर में इंसर्ट करेंगे और आखिर से ही डिलीट करेंगे। अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम दी गई है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास टैग है और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास रेड कलर में एरे है। अगर आप देखें तो एरे में आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल अगर आप कर दें तो आपका स्टैक बन जाता है, और हॉरिजॉन्टल है तो आपका एरे है। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास जो टॉप है वो हमने 3 बनाया हुआ है। हमारे पास हमें नहीं पता कि रे का साइज हमारे पास कितना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, हम जो भी एलिमेंट है वो हमारे पास हम एंड से ले रहे हैं कि एंड वाला जो है वो हमारा टॉप एलिमेंट है, और फिर हम सो ऑन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट से एलिमेंट नहीं डाल रहे, हम एंड से एलिमेंट एरे के ऐड कर रहे हैं। हम कहते हैं जो हमारा एरे में एंड एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमारा सबसे टॉप एलिमेंट है। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो स्टैक में भी हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एरे के एंड में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम सही तरीके से और जल्दी कम टाइम के अंदर एरे से हम एलिमेंट्स जो हैं वो पॉप कर सकते हैं और एलिमेंट उसमें पुश कर सकते हैं। तो इससे हम शिफ्टिंग से बच सकते हैं कि हमें एलिमेंट्स शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद कहता है कि stack using an array in case of an array if it is possible that the array may fill up if we push enough elements। कहता है array के केस में ऐसा भी हो सकता है कि array जो है वो आपके हो सकता है भर जाए अगर आपने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डाल दिए हैं। हैव अ बुलियन फंक्शन इज फुल विच रिटर्न ट्रू इज स्टैक अरे इज फुल फॉल्स अदरवाइज। हम कहते हैं कि अरे के केस में क्योंकि हम साइज लिमिटेड दे चुके होते हैं तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो पुश कर दें तो आपकी अरे भर भी सकती है। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बुलियन फंक्शन है जिसमें क्या है, इस फुल जो है वो चेक करे। अब इस फुल फंक्शन क्या करेगा, जो कि ट्रू रिटर्न करेगा या इस टैग अरे इज फुल। अगर स्टैग जो कि हम अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो फुल हो गया है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज हमें अगर स्टैग या अरे फुल नहीं है तो वो हमें फॉल्स बता देगा। We will call this function before calling push x। अब ये जो इस फुल वाला फंक्शन है
पॉप के केस में हम इज एम्प्टी चेक करते थे, क्योंकि पॉप हम तभी नहीं कर सकते जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका होगा, और पुश हम तब नहीं कर सकते कि जब अगर आपका स्टैक जो है वो फुल हो गया है और आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए हम पुश से पहले इस फुल का फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे हम पॉप से पहले इस एम्प्टी का फंक्शन कॉल करते थे, इसी तरह हम पुश से पहले इस फुल का फंक्शन कॉल करेंगे, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं हो गया और हम मजीद एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा कोड इसका देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर पॉप है और इसमें क्या है, और हम अरे के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट करे हैं। तो हमने पहले भी बात की कि हम अरे के एंड से एलिमेंट्स जो हैं वो पॉप करना शुरू करेंगे। तो हम कहते हैं कि करंट-1, करंट को एक -1 करो और उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। उसके बाद पुश क्या कर रहे हैं कि करंट में एक प्लस करके पहले एक इंक्रीमेंट करो, ठीक है। पहले एक इंक्रीमेंट होगा करंट वैल्यू में, उसके ऊपर जो भी उस लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको उसमें एक्स जो है वो हम डाल दें, जो भी वैल्यू हमने एक्स डालना है। तो करंट पॉइंटर जहाँ भी पॉइंट कर रहा है उस करंट लोकेशन में एक ऐड करके तो हमें वो वैल्यू जो है वो आप लोकेशन पे डाल दें, क्योंकि हम वैल्यू स्टैक के अंदर डाल रहे हैं। अब याद रहे कि अरे में जब भी हम वैल्यू डालेंगे तो हम एंड पे डालेंगे। उसके बाद टॉप में क्या है कि हम जो भी करंट, क्योंकि हम इंडेक्स में बात करते हैं अरे में, तो जो करंट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ेगी वो रिटर्न हो जाएगी। टॉप है, जाहिर है आपने उसका टॉप पता लगाना है कि टॉप पे कौन सी स्टार्ट में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। इंटीजर इज एम्प्टी अगर करंट इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, इस एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, ये पॉप से पहले कॉल होगा। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करंट इज इक्वल टू -1। अब इस एम्प्टी क्या चेक कर रहा है कि आपका स्टैक अगर एम्प्टी हो चुका है तो करंट को आपने क्या कर देना है, करंट आपका -1 असाइन हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। इस फुल है तो करंट इज इक्वल टू साइज -1। अब इस फुल में क्या है कि ये आपका पुश से पहले कॉल होगा कि कहीं आपका स्टैक फुल तो नहीं होगा। अगर करंट जो है वो साइज में से एक कम करके करंट की वैल्यू आ रही है तो ये आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसमें ये सिर्फ ये चेक करेगा कि कहीं आपका स्टैक जो है वो फुल तो नहीं हो चुका हुआ। तो ये हमारे पास ये छोटे-छोटे फंक्शंस हैं जो हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ये सारे काम कर देंगे। इसमें हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई फॉर लूप नहीं लगाई हुई, ठीक है। हम सिंपल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के थ्रू हम सारी जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करें। अ क्विक एग्जामिनेशन शो दैट ऑल 5 ऑपरेशन टेक कांस्टेंट टाइम। तो ये सारे हमारे ऑपरेशन जो हैं वो कांस्टेंट टाइम लेंगे। वी कैन अवॉइड द साइज लिमिटेशन ऑफ अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड विद एन अरे। पहले हमने बात की कि हम स्टैक को जो है वो अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड द साइज लिमिटेशन ऑफ अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड विद एन अरे बाय यूजिंग अ लिंक लिस्ट टू होल्ड द स्टैक एलिमेंट। कहता है कि हमारे पास जो स्टैक की लिमिटेशन थी हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। जब स्टैक को हमने अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया तो उसमें हमारे पास साइज लिमिट आ जाती है, लेकिन इस साइज लिमिट को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम लिंक लिस्ट को यूज कर लें स्टैक एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए, स्टैक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। एज विद अरे, however we need to decide where to insert element in the list and where to delete them. As with array, however, we need to decide where to insert elements in the list and where to delete them so that push and pop will run the fastest. हम कहते हैं कि अगर हम इसमें देखें कि अरे के थ्रू अगर हम देखें कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे लिस्ट के अंदर एलिमेंट डालने हैं, ठीक है, एंड वेयर टू डिलीट देम सो दैट पुश एंड पॉप विल रन द फास्ट, ठीक है। अब हमें क्या कहता है कि हमें ये डिसाइड करना है अरे के थ्रू, तो हमें ये पता होता है कि जैसे साइज लिमिट है और हम फास्टेस्ट अगर करना है तो हमने देखना है कि हम अरे में एंड से निकालेंगे और एंड पे डालेंगे। अब लिस्ट में हमने ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह से एलिमेंट्स इंसर्ट करें और किस तरह से हम एलिमेंट्स
किस पॉइंट पे एलिमेंट इंसर्ट करें, किस पॉइंट पे एलिमेंट डिलीट करें कि हमारे पुश और पॉप जो है वो फास्टेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो। उसमें अब क्या कर सकता है, अब उसमें क्या है कि हम अगर सिंगल लिंक लिस्ट को देखें, फॉर सिंगल लिंक लिस्ट इंसर्ट एट स्टार्ट और एंड टेक्स कांस्टेंट टाइम यूजिंग द हेड एंड करंट पॉइंटर रिस्पेक्टिव। अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें तो हम उसमें जब स्टार्टिंग में या एंडिंग में इंसर्शन करते हैं तो उसमें भी कांस्टेंट टाइम लगता है, क्योंकि हम उसमें हेड और करंट पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं। हेड पॉइंटर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, करंट पॉइंट हमारे पास फर्दर फॉरवर्ड मूव करता जाता है। ठीक है, रिमूविंग एन एलिमेंट एट द स्टार्ट इज कांस्टेंट टाइम बट रिमूवल एट द एंड रिक्वायर्ड ट्रैवर्सिंग द लिस्ट टू द नोड वन बिफोर द लास्ट। अब कहते हैं कि अगर हमने स्टार्ट से एलिमेंट रिमूव करना है तो हमारे पास कांस्टेंट टाइम आएगा, लेकिन अगर आपने आखिर से लिस्ट के एलिमेंट रिमूव करना है तो ऑब्वियस है कि लिस्ट के आखिर तक जाने के लिए आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सारी की सारी लिस्ट जो है वो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। और लास्ट नोड से पहले लिस्ट के अंदर, लास्ट नोड से पहले आपकी जो नोड होगी, करंट नोड से पहले जो नोड होगी आप उसको जो है वो देखेंगे। मेक सेंस टू प्लेस टैग एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्ट एंड रिमूवल और कांस्टेंट टाइम। कहता है कि ये चीज़ तो एक मतलब सेंस क्रिएट करती है कि अगर हम टैग एलिमेंट को लिस्ट के स्टार्ट में रखेंगे, क्योंकि इंसर्शन और रिमूवल जो है वो हमारे पास इसमें कांस्टेंट टाइम ले रही है। क्योंकि लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो लिस्ट में स्टार्ट से एलिमेंट जो है वो रिमूव करना ज़्यादा आसान है। तो क्योंकि अरे में हम एंड पे डाल रहे थे और वहाँ से एंड में रिमूवल आसान था। अब लिस्ट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हम टैग एलिमेंट्स को टॉप से रिमूव करना है तो लिस्ट के अंदर इंसर्शन या रिमूवल जो है वो कांस्टेंट टाइम ले रही है एट द स्टार्ट। तो हम कहेंगे कि हमने अगर एलिमेंट रिमूव करना है या इंसर्ट करना है तो लिस्ट के स्टार्ट से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं नो नीड फॉर द करंट पॉइंटर हेड इज एनफ। अब इसमें पहले तो हम दो दो पॉइंटर यूज करते, तो इसमें क्या है कि हमें अगर हम स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करें हैं तो इसमें क्या है हमारे पास के हमें करंट पॉइंटर की जरूरत नहीं है, हम हेड की मदद से ही ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टैक के अंदर हमारे पास टॉप एलिमेंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हेड जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। अब इसमें क्या है कि हम लिंक लिस्ट के अंदर हम जो भी एलिमेंट रिमूव करेंगे वो हम स्टार्ट से ही रिमूव करेंगे, या अगर इंसर्ट भी करेंगे तो स्टार्ट में ही इंसर्ट करेंगे। हम छोटा सा एक कोड देख लेते हैं कि अगर हम यूजिंग लिस्ट जो है वो पॉप कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो वो कैसे परफॉर्म होगा। अब देखिए अगर हमारे पास पॉप का फंक्शन है तो हमने कहा इंटीजर x इज इक्वल टू हेड गेट। अब जो भी x एलिमेंट है उसमें हेड में जो भी वैल्यू पड़ी है वो आप डाल देंगे। अब नोड का एक पॉइंटर हमने बनाया है जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उस पॉइंटर हमने नोड का एक पॉइंटर p बना लिया है जिसमें हेड की वैल्यू पड़ी है। हेड इज इक्वल टू हेड गेट नेक्स्ट। अब हेड के अंदर क्या हमने डाल दिया, हेड के अंदर जो भी नेक्स्ट की वैल्यू है वो हमने डाल दी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है हमने p को डिलीट कर दिया, उसके बाद रिटर्न कर दिया x। अब अगर आप इस कोड को देखें तो इसमें x वो वैल्यू है जो हम कह रहे हैं कि हमने लेनी है। ठीक है, जो हमारे पास आएगी। तो अब हेड के जो हेड में गेट में क्या वैल्यू आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास हम वैल्यू लेते हैं। तो हेड जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू गेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लेंगे जिसमें हेड के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, हेड के अंदर जिस भी नोड की वैल्यू पड़ी है वो आपके पास आ जाएगी और आपका ये p जो है वो उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस p के अंदर उस हेड का जो एड्रेस है वो आ जाएगा कि हेड नोड जो है वो किसको पॉइंट कर रहा था स्टार्ट में। अब हेड इज इक्वल टू हेड गेट नेक्स्ट। अब हेड नोड के अंदर जो भी नेक्स्ट हेड के नेक्स्ट के अंदर हेड नोड के नेक्स्ट के अंदर जो भी नोड की वैल्यू पड़ी है वो आप हेड के अंदर डाल दें। अब बेसिकली यहाँ पे हेड की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पे हेड को फर्दर मूव करते रहेंगे और फिर हम जो है वो पॉप करेंगे वैल्यू।
अब डिलीट पी। अब पी में तो हमारे पास पहले जो हेड की वैल्यू पड़ी थी वो फर्स्ट नोड की थी, क्योंकि हेड पहले इस नोड को पॉइंट कर रहा था, 1 वाली नोड को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे इस नोड को, और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दो x। अब हमने यहाँ पे x वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। अब आपका जो हेड है वो इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो पॉप करेंगे। उसके बाद क्या है कि हमने एलिमेंट, अगर x एलिमेंट है उसको पुश करना है, तो ज़ाहिर है हमने कोई एलिमेंट न्यू इंसर्ट करना है, तो हम नोड स्टार्ट में इंसर्ट करेंगे। क्योंकि अब हम नोड रिमूव कर चुके हैं, तो 7 हमारी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट से पहले हमने एक और नोड डालनी है। तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर ली नोड पॉइंटर के थ्रू। हमने क्या, न्यू नोड सेट x, न्यू नोड के अंदर x की वैल्यू डाल दो 9, न्यू नोड सेट नेक्स्ट हेड, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड की वैल्यू डाल दो, क्योंकि हेड पहले 7 को पॉइंट कर रहा था, तो इसके न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर, ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, इसके अंदर हेड की वैल्यू आ गई, एंड हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, और हेड जो है वो आपका स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू देखें, यहाँ पे स्टैक में भी देखें 9 पुश हो चुका है, और लिंक लिस्ट के अंदर भी आपकी एक नोड ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से हम स्टैक ऑपरेशन यूजिंग लिस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हम चेक करें द टॉप, तो हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू गेट करके ले आओ, ठीक है। ए इंटीजर इज एम्प्टी, इसमें क्या है कि हमने, जाहिर है कि हम तब तक जो है वो एलिमेंट पॉप नहीं कर सकते जब आपकी लिस्ट एम्प्टी हो गई, तब आप कोई भी एलिमेंट वहां से पॉप नहीं कर सकते। जब, तो इसमें हम क्या है कि इज एम्प्टी चेक करेगा। इज एम्प्टी कब होगी आपकी वैल्यू, जब आपका हेड जो है वो नल हो जाएगा, हेड में किसी भी लोकेशन का, किसी भी नोड का एड्रेस नहीं पड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि आपका स्टैक अब एम्प्टी हो चुका है। ऑल 4 ऑपरेशन टेक कांस्टेंट टाइम, जो भी हमने ऑपरेशन इज एम्प्टी, टॉप, पॉप और पुश परफॉर्म किए हैं, ये सब आपके कांस्टेंट टाइम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सिंस बोथ इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट स्टैक ऑपरेशन इन कांस्टेंट टाइम, एनी रीजन टू चूज वन ओवर द अदर। कहता है कि जो हमारे पास ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये स्टैक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं स्टैक ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं कांस्टेंट टाइम के अंदर। मतलब हम जो भी स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करें इन इम्प्लीमेंटेशंस के थ्रू, अरे या लिस्ट जो भी हम यूज़ करें हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हमारे पास कांस्टेंट टाइम लेती है। तो ऐसी क्या रीज़न है कि हम इनमें से एक को चुने और एक को ना चुने। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या है। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटेड मेमोरी फॉर लिस्ट नोड्स डज टेक मोर टाइम देन प्री एलोकेटेड अरे। अब कहता है कि अगर हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट की एलोकेशन या डी एलोकेशन की बात करें, लिस्ट मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन की बात करें, तो उसमें क्या है कि हम जब भी नोड्स को मेमोरी एलोकेट करते हैं या डी एलोकेट करते हैं, तो हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। डी एलोकेशन के लिए भी हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, जितनी उनको रन टाइम पे चाहिए होती है हम उनको दे देते हैं। लेकिन एरे में क्या होता है कि हम एक ही बार मेमोरी एलोकेट करके ये काम खत्म कर देते हैं। ज़ाहिर है जब आप रन टाइम पे एलोकेशन डी एलोकेशन कर रहे हैं, तो आप एलोकेट न्यू के थ्रू करेंगे, तो आप डी एलोकेट भी डायनामिकली करेंगे। लेकिन एरे में हम ये चीज़ नहीं करते, हम आराम से मेमोरी एलोकेट करते हैं और फ्री हो जाते हैं। उसके बाद लिस्ट यूजेस ओनली एज मच मेमोरी एज रिक्वायर्ड बाय द नोड्स। अब की जो आपकी लिस्ट हैं वो सिर्फ उतनी मेमोरी यूज़ करती हैं जितनी आपकी नोड्स को ज़रूरत होती है। अरे रिक्वायर्स एलोकेशन अहेड ऑफ टाइम, लेकिन अरे में क्या होता है कि लिस्ट में क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट लिस्ट का ये है कि इसमें आपकी नोड्स को जितनी मेमोरी चाहिए होती है सिर्फ हम उतनी एलोकेट करते हैं। लेकिन अरे में आप एलोकेशन जो है वो आप टाइम से पहले कर लेते हैं, आप फिक्स साइज दे देते हैं। चाहे आप 1000 की रे एलोकेट कर दें और आपको सिर्फ 100 चाहिए हो, मेमोरी रिक्वायर है वो सिर्फ 100 एलिमेंट्स की चाहिए हो, लेकिन आपने 1000 जो है वो खाम खाम में उसकी एलोकेट करवाई भी है, ठीक है। तो इस ये जो चीज़ है, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास एरेज के खिलाफ जाता है। लिस्ट पॉइंटर्स हेड नेक्स्ट रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी। अगर हम इसमें बात करें तो लिस्ट के अंदर हम बात करें तो इसमें दो पॉइंटर्स यूज होते हैं, हेड और नेक्स्ट। हेड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, नेक्स्ट
आपकी लिस्ट में आगे मूव करने के लिए होता है। तो इसमें क्या है, ये दो पॉइंटर हैं ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेते हैं। रे हैज़ एन अपर लिमिट, लिस्ट इज लिमिटेड बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रे जो है उसमें आप एक लिमिट बता देते हैं और लिस्ट जो है वो हमारे पास लिमिटेड होती है, उसमें आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू जो है वो मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि हम अगर स्टैक को यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें हम प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी जो हैं वो हम स्टैक को हम इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम पोस्टफिक्स या इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम किसी मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू भी यूज़ करें तो हम वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि हम अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम स्टैक के थ्रू हम इन एक्सप्रेशन को ईजीली एवेलुएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा मेथड है। अब हम कहते हैं कि ये प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन ए प्लस बी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे है, ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है वो आपका ऑपरेटर है। जब भी दो ऑपरेंड्स के दरमियान एक ऑपरेटर होगा तो वो आपका एक कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, वी थिंक ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेटर प्लस टू द ऑपरेंड्स ए एंड बी। जब कहते हैं कि हम कहते हैं कि जब हमने a प्लस बी कर दिया तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर प्लस जो इनके दरमियान है वो इन दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि हम a और b की वैल्यूज को ऐड करेंगे। द प्लस इज टर्म्ड एज बाइनरी ऑपरेटर, इट टेक्स टू ऑपरेंड्स। अब प्लस जो है उसको हम बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स लेता है। ठीक है, दो ऑपरेंड्स लेता है और उन दो की वैल्यूज को ऐड कर देता है। अगर हम लेट सपोज यहाँ पे आप नंबर्स भी ले सकते हैं, 4 प्लस 3 करें तो इसका मतलब है कि 4 और 3 को आपने ऐड करना है। उसके बाद राइटिंग द सम एज a प्लस बी इज कॉल्ड द इनफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर हमने a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की इनफिक्स फॉर्म है कि इसमें हमने ये जो ऑपरेटर है ये इन दो ऑपरेंड्स के दरमियान में रखा हुआ है। ठीक है, जब भी कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के दरमियान में मौजूद होगा तो वो आपके एक्सप्रेशन की इनफिक्स फॉर्म होगी। उसके बाद टू अदर वेज ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन, और दूसरा एक इनफिक्स तो हमने डिस्कस कर दिया कि दो ऑपरेंड के दरमियान में जब भी आपका ऑपरेटर होगा वो आपका इनफिक्स होगा। अब प्रीफिक्स क्या है कि आपने दो ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर रख देना है तो ये आपके एक्सप्रेशन की प्रीफिक्स फॉर्म हो जाएगी। पोस्ट फिक्स है, नाम ही जाहिर है, पोस्ट मतलब बाद में आने वाली चीज। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स में क्या है कि आपने दो ऑपरेंड्स के बाद में एक ऑपरेटर डाल दिया तो ये क्या है, ये आपकी एक्सप्रेशन की पोस्ट फिक्स फॉर्म हो जाएगी। The prefixes pre and post refer to the position of the operator with respect to the two operands. कहते हैं जो प्रीफिक्सेस प्री है और पोस्ट जो है ये किस चीज को बताता है कि ये आपके ऑपरेटर की पोजीशन को बताता है टू ऑपरेंड्स के लिहाज से। प्रीफिक्स में क्या है, टू ऑपरेंड्स के लिहाज से आपके ऑपरेटर की पोजीशन टू ऑपरेंड से पहले है। पोस्टफिक्स में क्या है, टू ऑपरेंड्स के बाद आप ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्री और पोस्ट जो है ये आपके ऑपरेटर की बेसिकली पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड। अब क्या कहते हैं हमारे पास क्या हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमारे पास लेट्स सपोज ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी। वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज डन बिफोर एडिशन। अब हम कहते हैं जी अगर हम प्रेसिडेंस मैथ के लिहाज से भी देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म होती है और फिर एडिशन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें पता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और एडिशन बाद में होगी। द एक्सप्रेशन इज इंटरप्रेटेड एज, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिखें कि हम कह देते हैं कि हम b इंटू सी के गेट ब्रैकेट्स लगा देते हैं और फिर b और c का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा उसको उसकी वैल्यू को हम a में ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन हैज प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। जब हमने ब्रैकेट्स के गेट डाल दी तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को मस्ट पहले परफॉर्म करना है और फिर हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि हम इस इनफिक्स ऑपरेशन को एक्सप्रेशन को कैसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इनफिक्स फॉर्म है, अब हमने इसको पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। अब हमारे पास अगर हम प्रेसिडेंस के लिहाज से देखें तो b इंटू सी है, तो पोस्ट फिक्स का मतलब यह है कि ये ऑपरेटर इन दो ऑपरेंड्स के बाद में आएगा। ठीक है, और हमने ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब हमने ये वाली चीज को पहले कैलकुलेट करना है। तो बी सी और फिर आपका स्टैरिक आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करेंगे।
तो हमने क्या किया, बी सी स्टैरिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम एडिशन को कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप अब एडिशन को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एडिशन क्योंकि पोस्टफिक्स है तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन के बाद आएगा ए बी सी स्टैरिक और प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एडिशन को भी पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपके पास पोस्टफिक्स फॉर्म के अंदर आपकी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन में आपकी ब्रैकेट्स आ सकती हैं, लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की जो फॉर्म है उसमें आपकी ब्रैकेट्स नहीं आ सकती। अब क्या है कि यहाँ पे देखें आपके जो ऑपरेंड है उनका सीक्वेंस अगर यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन में सेम है तो आउट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भी सेम है। यहाँ पे क्या है जी, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ए प्लस साइन है तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट है और इसके बाद आप पोस्टफिक्स में एडिशन का साइन जो है वो ले आएंगे। अब हमने ब्रैकेट जो है वो चेंज कर दिया, हमने ए प्लस बी के गिर्द ब्रैकेट कर दी हैं और इनटू सी कर दिया। अब ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशन एवेल्युएट हो रहे हैं, इनमें हमारे पास आंसर जो है वो टोटली डिफरेंट आएंगे। अब हम ये कहते हैं कि हमने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स में चेंज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू सी। अब हमने ए प्लस बी को पहले ऐड करना है, इसको हम पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं ए और बी और हमने एडिशन का पोस्टफिक्स करना है तो हम ऐड को ए बी के बाद ले आएंगे। यहाँ पे हमने प्लस साइन जो है वो ए बी के बाद लगा दिया। अब हमने मल्टीप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास स्टेरिक साइन सी से पहले है तो ये सी के बाद आ जाएगा। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट होके पोस्टफिक्स के अंदर कुछ इस तरह से बन जाएगा और हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये फिर इस शक्ल में आ जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस सी स्टैरिक। क्या हमारा जो पोस्टफिक्स इस इनफिक्स एक्सप्रेशन की जो पोस्टफिक्स फॉर्म है वो हमारे पास ये इस तरह से आ गई है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनके डिफरेंट प्रेसिडेंस होते हैं। हमारे पास 5 बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। एक्सपोनेंशियल जो है पावर जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास सबसे हाई है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम लेवल पे हैं, सेकेंड हाईएस्ट है। और थर्ड हाईएस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम लेवल पर है। ठीक है, तो इन तीनों की प्रेसिडेंस एक्सपोनेंशियल की सबसे हाई है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं। आगे कहता है कि हमारे पास फॉर ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस द लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाइज। अगर हम कहें कि हमारे पास जो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं उसमें हम लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी है क्योंकि प्लस है तीनों के अंदर, तो उसमें से आप जिन बी प्लस सी को चाहे पहले ऐड करके ए में ऐड कर लें या ए प्लस बी को दोनों को ऐड करें और फिर सी में ऐड कर लें तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एक्सपोनेंशियल द राइट टू लेफ्ट रूल अप्लाइड। एक्सपोनेंशियल के केस में आपके पास राइट टू लेफ्ट रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें ये इसका क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट। अब कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप ए प्लस बी को पहले ऐड करेंगे और फिर सी में ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट हैंड रूल है, राइट से लेफ्ट जाना है तो इसका मतलब है बी और सी, बी के एक्सपोनेंशियल सी होगी और फिर जो वैल्यू आएगी वो उसमें आप उसकी ए की एक्सपोनेंशियल लेंगे। ठीक है, वो ए की पावर होगी। तो आप इस तरह से राइट से लेफ्ट जाएंगे और यहाँ पे आप लेफ्ट से राइट आएंगे। बेशक सेम प्रेसिडेंस है तो उसमें आप लेफ्ट से राइट जाएंगे और अगर एक्सपोनेंशियल है तो आप राइट टू सॉरी अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं तो उसमें लेफ्ट से राइट जाएंगे और अगर एक्सपोनेंशियल है तो हम राइट से लेफ्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये इनफिक्स ऑपरेटर है ए प्लस बी, तो अगर आप पोस्टफिक्स करें तो सिंपल है, प्लस साइन आप बी के बाद ले आएंगे तो ए बी प्लस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्लस और माइनस है, इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट से जो है वो राइट जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट जाने का मतलब क्या है कि पहले एडिशन वाले को हम पोस्टफिक्स बनाएंगे और फिर सब्ट्रैक्शन वाले को पोस्टफिक्स बनाएंगे। तो 12 60 प्लस 23 माइनस, हमने लेफ्ट से राइट रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास
प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है और माइनस है। अब इन तीनों की प्रेसिडेंस प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है और फिर मल्टीप्लिकेशन है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंस जो है वो डिफरेंट आ गई। अब लेकिन हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये दोनों हर हाल में पहले कैलकुलेट होंगे, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब बी प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम लेफ्ट से राइट रूल अप्लाई करेंगे, ए बी प्लस फिर सी डी माइनस, ठीक है, और उसके बाद हम फिर इस डायरेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस और फिर इस डायरेक्ट, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है वो पहले एक्सपोनेंशियल की प्रेसिडेंस है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रेसिडेंस है, इसी तरह प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, उसमें सबसे जो हाई प्रेसिडेंस है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की है, तो ए बी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रेसिडेंस हाई है वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की है, तो इसमें से आप दोनों में से सेम दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, तो हम लेफ्ट से राइट रूल अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सी सी के बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो हमारे पास डी माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सी आ जाए, लेफ्ट से राइट रूल अप्लाई करना है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सी के बाद आ जाएगा सी स्टारिक, ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है सी स्टारिक। उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास इन तीनों में से जो प्रेसिडेंस आई है वो हमारे पास डिवाइड किया, तो हम लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं, तो हमारे पास ई एफ स्लैश आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये दोनों बच जाते हैं माइनस और प्लस। अब हमारे पास प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सी स्टारिक है और फिर डी आ जाएगा और फिर माइनस जो है वो हमारे पास डी के बाद आ जाएगा। इसी तरह जो प्लस है हमारा वो हमारे पास ई एफ, और यहाँ पे हमने बैक स्लैश डाला, तो बैक स्लैश के बाद आपका प्लस आ जाएगा। इस तरह से हम अपने इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। नोट दैट द पोस्टफिक्स फॉर्म एंड एक्सप्रेशन डज नॉट रिक्वायर पैरेंथेसिस। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम पोस्टफिक्स में अपने एक्सप्रेशन को ले आते हैं तो उसमें हमें पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। कंसिडर 4 + 3 × 5 and 4 + 3 × 5. The parentheses are not needed in the first but they are necessary in the second. अब देखें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, अगर हम पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है, तो हम पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाले में उसने क्या किया है कि 4 + 3 को हमने मस्ट पहले ऐड करना है, इसलिए हमने पैरेंथेसिस लगा दी और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो सिचुएशन। पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या है 4 + 3 × 5 है, तो क्या होगा, ये हमारे पास पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है, तो ये 5 स्टारिक आ जाएगा और फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रेसिडेंस है, तो हम पहले हाई प्रेसिडेंस वाले को देखेंगे। 5 स्टारिक आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 5 स्टारिक आ गया और हमारे पास प्लस है, ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे इसको 4 3 यहाँ पे 5 इसके साथ है 5 स्टारिक और प्लस, ठीक है, हमारे पास प्लस जो है वो सबसे एंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पहले हमने ऐड वाले को देखना है 4 3 प्लस, ठीक है, 4 3 और प्लस पोस्ट अगर हम एवेलुएट करें पहले ऐड को, ठीक है, पोस्टफिक्स पहले ऐड का बनाएंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारे पास मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा 5 स्टारिक आ जाएगा, ये बनेगा 4 3 + 5 स्टारिक। तो इस तरह से आपका ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स में कंप्लीट हो जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम इनफिक्स से हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना तो देख लिया,
हम आगे देखेंगे कि हम पोस्ट फिक्स जो पोस्ट फिक्स है हम उसको एवेलुएट कैसे करते हैं। ठीक है, हम उसमें डिफरेंट जो है वो हम स्टैक को यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूएशन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम इसको स्टैक के थ्रू कैसे इवेलुएट कर सकते हैं और हम इसमें अपने जो है वो सिंपल कोड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। और जब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन में उसको